तो सबसे पहला सवाल, ये मैदान बने कैसे? सुनने में आता है कि ये भूविज्ञानिक समय के हिसाब से काफी नए हैं, शायद क्वाटरनरी युग में बने। हाँ, बिल्कुल। प्रक्रिया काफ़ी दिलचस्प है। हुआ ये कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और उनकी ढेरों सहायक नदियाँ, वो अपने साथ खूब सारा मलबा, मतलब मिट्टी, रेत, कंकड़, जिसे हम जलोढ़ कहते हैं, बहा कर लाती रहीं। अच्छा। और ये सारा मलबा उस गहरी खाई या बेसिन में जमा होता गया, जो हिमालय बनने के दौरान भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराने से बनी थी। ओहो, मतलब एक बहुत बड़ी खाई बन गई थी। हाँ, और लाखों साल तक परत दर परत ये जमता गया और ये विशाल मैदान बन गए। अच्छा, तो मतलब नदियों का लाया हुआ मलबा ही मुख्य कारण है। लेकिन लेख में मैंने देखा कुछ और बलों का भी जिक्र है, जैसे जमीन का कटना बहना, मतलब अपरदन निक्षेपण, और धरती के अंदर की ताकतें, जैसे जमीन का ऊपर उठना या नीचे धंसना। हाँ हाँ, उन सबका भी योगदान रहा है, इसमें कोई शक नहीं। खास तौर पर जमीन के धीरे धीरे नीचे धंसने, सब्सिडेंस का। इससे क्या हुआ कि मलबे के जमा होने के लिए और ज्यादा जगह बनती गई। अच्छा। लेकिन हाँ, कहानी का जो सार है वो यही है कि इन बड़ी नदियों का लाया हुआ जलोढ़ ही इन मैदानों के बनने की मुख्य वजह है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया थी और अब भी चल रही है। और ये मैदान हैं कितने बड़े? लेख में जो आंकड़ा दिया है वो तो चौंकाने वाला है, करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर। हाँ, बहुत विशाल। ये दुनिया के सबसे बड़े जलोढ़ मैदानों में से एक माना जाता है। सच में? हाँ, लंबाई देखें तो करीब 2400 किलोमीटर से लेकर 3200 किलोमीटर तक। बाप रे। और चौड़ाई भी मतलब 150 से 300 किलोमीटर तक है। और गहराई भी कम नहीं है। औसतन 1300 से 1400 मीटर गहरी मिट्टी जमी हुई है। अच्छा। और ये गहराई हिमालय के पास यानी शिवालिक की तरफ और भी ज्यादा हो जाती है। एक और बात जो मैंने नोट की कि ये पश्चिम की तरफ ज्यादा चौड़े हैं पूर्व के मुकाबले। हाँ, ये भी एक खास बात है। और आमतौर पर तो ये समतल ही दिखते हैं, पर क्या इनमें भी कुछ ऊंच नीच या अलग तरह की बनावटें मिलती हैं, जैसे छोटी मोटी पहाड़ियां या कुछ और? नहीं, पहाड़ियां तो नहीं। बड़े पैमाने पर देखें तो ये समतल यानी लो रिलीफ वाले ही हैं। लेकिन अगर आप करीब से देखें तो कहीं कहीं छोटी छोटी नालियां या गलीज दिखेंगी। नदी किनारे के ऊंचे तटबंध, जिन्हें ब्लफ्स कहते हैं, वो भी मिल सकते हैं। अच्छा। और कहीं कहीं पर लहरदार रेतीले टीले जैसी चीजें भी मिलती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में भूड़ कहा जाता है। तो हाँ, पूरी तरह एक सार सपाट भी नहीं है। और इनकी लोकेशन, जैसा आपने बताया, हिमालय और दक्षिण के पठारी भारत के बीच है, भारतीय प्लेट के ऊपर। और क्योंकि ये क्वाटरनरी काल में बने, तो ये भारत की सबसे नई जमीनी बनावटों में से हुए। बिल्कुल, भूगर्भीय दृष्टि से ये काफी युवा हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेखक इन मैदानों को समझने के लिए इन्हें दो तरह से बांटता है। एक तो इनकी बनावट या ऊंचाई नीचाई के आधार पर, और दूसरा क्षेत्रीय यानी इलाके के आधार पर। पहले बनावट वाले विभाजन को देखें। हाँ, ये विभाजन बहुत जरूरी है। इससे हमें मैदानों के अलग अलग रूप समझ आते हैं। जैसे जैसे हम हिमालय से दूर समुद्र की तरफ जाते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है भाबर का। ये कहाँ मिलता है और ये होता क्या है? भाबर आपको मिलेगा बिल्कुल शिवालिक पहाड़ियों के नीचे, उनके पैरों में, जिसे गिरिपाद या फुटहिल्स कहते हैं। जैसे ये नदियां पहाड़ों से एकदम नीचे उतरती हैं, हाँ, उनकी रफ्तार अचानक कम हो जाती है। तो वो अपने साथ लाए बड़े बड़े पत्थर, गोल पत्थर, बोल्डर, कंकड़, ये सब वहीं छोड़ देती हैं, जमा कर देती हैं। ये एक पट्टी जैसी बन जाती है, जो सिंधु नदी से लेकर पूर्व में तीस्ता नदी तक फैली है और करीब 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी है। और मैंने पढ़ा कि इन बड़े पत्थरों की वजह से नदियां गायब सी हो जाती हैं। ये कैसे होता है? बिल्कुल सही। होता क्या है कि इन बड़े बड़े पत्थरों के बीच में काफी खाली जगह होती है ना। हाँ। तो छोटी नदियां या धाराओं का पानी सतह के नीचे इन्हीं खाली जगहों से होकर बहने लगता है, ऊपर जमीन पे दिखाई नहीं देता। इसी को पारगम्यता या पोरोसिटी कहते हैं। अच्छा, तो नदियां अंडरग्राउंड हो जाती हैं एक तरह से। हाँ, कुछ समय के लिए। फिर भाबर के दक्षिण में, मतलब उससे आगे, तराई का इलाका आता है। यहाँ क्या अलग होता है? यहाँ वो नदियां जो भाबर में नीचे चली गई थीं, वो फिर से जमीन पर दिखने लगती हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ जमीन की बनावट बदल जाती है। पत्थर नहीं होते, बल्कि ज्यादा बारीक कणों वाली मिट्टी होती है। तो पानी आसानी से नीचे नहीं जा पाता और सतह पर फैल जाता है। इसलिए ये इलाका काफी दलदली और नमी वाला बन जाता है। ओहो। ये पट्टी भावर से थोड़ी ज्यादा चौड़ी होती है, करीब 10 से 20 किलोमीटर। और इतनी नमी और पानी की वजह से यहाँ जंगल और जानवर भी खूब होते होंगे? हाँ, बिल्कुल। यहाँ बहुत घने जंगल पाए जाते हैं और जबरदस्त जैव विविधता, मतलब तरह तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलते हैं।
मशहूर दुधवा नेशनल पार्क जो है जी। वो इसी तराई इलाके में है। अरे वाह। हालांकि ये भी है कि ज्यादा नमी और दलदल की वजह से ये मलेरिया जैसी बीमारियों वाला इलाका भी माना जाता रहा है। लेकिन खेती के लिए, खासकर धान यानी चावल के लिए, ये जमीन काफी उपजाऊ है। और ये पूर्व में ज्यादा चौड़ा है ना? हाँ, ये दिलचस्प है कि तराई पूर्व की तरफ ज्यादा चौड़ी है। इसके बाद आते हैं मैदानों के दो सबसे जाने पहचाने नाम, खादर और बांगर। इनमें क्या फर्क है? पहले खादर के बारे में बताइए। खादर वो इलाका है जो नदियों के बिल्कुल पास होता है, निचली जमीन पर। मतलब नदी घाटी का वो हिस्सा जहां लगभग हर साल बाढ़ आती है या आसानी से आ सकती है। अच्छा, बाढ़ वाला इलाका। हाँ, और क्योंकि हर साल बाढ़ आती है तो बाढ़ अपने साथ नई ताज़ी मिट्टी बहाकर लाती है, जिसे नवीन जलोढ़ कहते हैं। इसमें महीन गाद होती है, चिकनी मिट्टी होती है, रेत भी होती है। तो ये जमीन बहुत उपजाऊ होती होगी। बहुत ज्यादा। ये खेती के लिए सबसे अच्छी जमीन मानी जाती है। ये कहाँ ज्यादा मिलता है? ये आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में खूब मिलेगा। पंजाब में इसी को बेट या बेट भूमि कहते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन क्योंकि यहाँ बाढ़ आती है और जमीन नीची है तो कभी-कभी पानी भरने मतलब वाटर लॉगिंग की समस्या हो सकती है। और जमीन के नीचे का पानी, ग्राउंड वाटर, वो भी ज्यादा गहराई पर नहीं होता, ऊपर ही मिल जाता है। और बांगर इससे अलग कैसे है? खादर नया जलोढ़, तो बांगर? बांगर पुराना जलोढ़ है। ये उन ऊंची जमीनों पर मिलता है जो नदी के बाढ़ वाले मैदान से ऊपर होती है। मतलब जहां अब नदी की बाढ़ का पानी आमतौर पर नहीं पहुंच पाता। ठीक है। क्योंकि ये पुराना जमाव है, इसमें मिट्टी के कणों के साथ साथ आपको चूनेदार पत्थर या कंकड़ भी मिलेंगे। ये इसकी पहचान है। तो इसका मतलब ये खादर जितना उपजाऊ नहीं होता होगा? सामान्य तौर पर हाँ, ये खादर से कम उपजाऊ माना जाता है। ये आपको उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में, मतलब नदी से थोड़ी दूर वाली जमीन पर मिलेगा। अच्छा। इसमें एक और समस्या हो सकती है। कहीं कहीं ज्यादा सिंचाई या दूसरे कारणों से जमीन में नमक की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे रेह या कल्लर कहते हैं। ऐसी जमीन फिर खेती के लायक नहीं रहती। ओह। और यहाँ जमीन के नीचे का पानी भी खादर के मुकाबले ज्यादा गहरा मिलता है। तो मोटा मोटा फर्क ये हुआ कि खादर मतलब नई मिट्टी, ज्यादा उपजाऊ, नदी के पास, बाढ़ वाला निचला इलाका, और बांगर मतलब पुरानी मिट्टी, कम उपजाऊ, कंकड़ वाली, नदी से दूर, ऊंचा इलाका। बिल्कुल सही समझा आपने। यही मुख्य अंतर है। लेख में डेल्टा का भी जिक्र है। क्या ये भी एक अलग प्रकार है? डेल्टा असल में खादर का ही एक खास रूप है, या कह सकते हैं उसका विस्तार है, जो नदी के बिल्कुल मुहाने पर बनता है, जहां नदी समुद्र में मिलने वाली होती है। अच्छा। देखिए, जब नदी अपनी यात्रा के आखिर में पहुंचती है तो उसकी रफ्तार बहुत बहुत कम हो जाती है। वो बूढ़ी हो जाती है एक तरह से। तो वो अपने साथ लाई हुई बिल्कुल महीन मिट्टी, गाद वगैरह वहीं जमा करने लगती है। हाँ। और ये जमाव अक्सर एक तिकोने, त्रिभुज जैसे आकार में होता है। ग्रीक अक्षर डेल्टा जैसा, इसलिए इसे डेल्टा कहते हैं। यहाँ की जमीन कैसी होती है? दलदली? हाँ, यहाँ अक्सर कीचड़ और दलदली जमीन मिलती है। जैसे सुंदरबन डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, वहाँ मैंग्रोव के जंगल भी खूब मिलते हैं। और खेती के लिए? ये चावल और जूट की खेती के लिए बहुत ही अच्छी जगह होती है। भारत में डेल्टा का कुल इलाका भी काफी बड़ा है, करीब 1.9 लाख वर्ग किलोमीटर। एक और शब्द आता है, एस्चुअरी या ज्वारनदमुख। ये डेल्टा से कैसे अलग है? ये भी तो नदी के मुहाने पर ही होता है। हाँ, होता तो मुहाने पर ही है, लेकिन ये डेल्टा से बिल्कुल अलग है। डेल्टा जहां मिट्टी के जमाव से बनी जमीन है, वहीं एस्चुअरी असल में पानी का हिस्सा है। पानी का हिस्सा? हाँ, ये एक कीप या फनल के आकार की खाड़ी जैसी होती है, जहां नदी का मीठा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है। तो यहाँ मिट्टी क्यों नहीं जमा होती डेल्टा की तरह? यहाँ मिट्टी इसलिए जमा नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ समुद्र की लहरें, खासकर ज्वार भाटा के समय आने वाली तेज धाराएं, टाइडल करंट्स, काफी शक्तिशाली होती हैं। वो नदी के लाए हुए मलबे को अपने साथ बहाकर समुद्र में दूर ले जाती हैं। अच्छा, मतलब लहरें सफाई कर देती हैं। हाँ, एक तरह से। इसलिए यहाँ पानी गहरा रहता है और डेल्टा जैसी जमीन नहीं बन पाती। तो फिर इसका क्या महत्व है? ये जगह मछली पकड़ने के लिए, मतलब मत्स्यन के लिए बहुत अहम होती है, क्योंकि यहाँ मीठे और खारे पानी का मिश्रण होता है, तो कई तरह की मछलियाँ और समुद्री जीव मिलते हैं। भारत में नर्मदा और तापी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, वो एस्चुरी बनाती हैं। ये बहुत दिलचस्प है। तो मुख्य अंतर ये हुआ कि डेल्टा मिट्टी के जमाव से बनी जमीन है, जो खेती, खासकर चावल, जूट के लिए जरूरी है और त्रिभुजाकार है, जबकि एस्चुरी पानी का गहरा कीप जैसा हिस्सा है, जहां मिट्टी जमा नहीं होती और वो मछली पालन के लिए अहम है। एकदम सही।
चलिए, अब मैदानों के क्षेत्रीय विभाजन को देखते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण है समझने के लिए। लेख इन्हें 4 मुख्य इलाकों में बांटता है। सबसे पश्चिम में कौन सा मैदान है? सबसे पश्चिम में आता है पंजाब और हरियाणा का मैदान। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसका ज्यादातर हिस्सा पंजाब और हरियाणा राज्यों में है। हाँ। इसे गंगा के मैदान से अलग करता है। और ये बना कैसे है? किन नदियों से? ये मुख्य रूप से सिंधु और उसकी सहायक नदियों, खासकर सतलज, व्यास और कुछ हद तक रावी के लाए हुए जलोढ़ से बना है। इसका कुल क्षेत्रफल करीब 1.75 से 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अच्छा खासा बड़ा है। हाँ, यहाँ ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। बारिश यहाँ बहुत ज्यादा नहीं होती, औसत 50-75 सेंटीमीटर सालाना। तो फसलें कौन सी होती हैं? ये गेहूं, चना, सरसों के लिए बहुत मशहूर है। ये अपनी जबरदस्त उपजाऊ शक्ति और प्रति हेक्टेयर ऊंची पैदावार के लिए जाना जाता है। हरित क्रांति का बहुत असर रहा है यहाँ। हाँ, सुना है। यहाँ आपको दोआब यानी 2 नदियों के बीच की जमीन और बेट यानी खादर वाले इलाके, ये शब्द खूब सुनने को मिलेंगे। ठीक है। अब पश्चिम से एकदम पूर्व में चलते हैं, ब्रह्मपुत्र का मैदान। हाँ, ये उत्तर भारत के मैदानों का सबसे पूर्वी हिस्सा है, जो मुख्य रूप से असम राज्य में फैला हुआ है। इसकी लोकेशन देखें तो ये उत्तर में हिमालय और दक्षिण में मेघालय के पठार के बीच एक लंबी, कुछ हद तक संकरी घाटी जैसा है। इसका क्षेत्रफल कितना है? ये पंजाब हरियाणा मैदान जितना बड़ा नहीं है, करीब 56,000 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की क्या खासियतें हैं? नदियाँ, बारिश? जाहिर है ये ब्रह्मपुत्र और उसकी बड़ी बड़ी सहायक नदियों जैसे मानस, सुबनसिरी, लोहित, दिबांग, इनके लाए हुए मलबे से बना है। यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, 150 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा सालाना। ओहो, तो फसलें भी अलग होंगी। बिल्कुल, ज्यादा बारिश की वजह से ये चावल और जूट की खेती के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के साथ असम जूट का बड़ा उत्पादक है। अच्छा। एक और बहुत खास बात यहाँ की है कि ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ एक सीधी धारा में कम बहती है, बल्कि अक्सर कई छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है, फिर मिल जाती है। जैसे गुंथी हुई चोटी होती है ना, इसे गुम्फित वाहिकाएं या ब्रेडेड चैनल्स कहते हैं। अरे हाँ, मैंने तस्वीरें देखी हैं। इसी वजह से यहाँ नदी के बीच में बहुत सारे द्वीप बन गए हैं, जिन्हें नदी द्वीप या रिवराइन आइलैंड्स कहते हैं। और इनमें से एक माजुली तो दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। माजुली, हाँ, उसका नाम सुना है। ये तो बहुत ही अनोखी बात है। और अब आते हैं इन मैदानों के सबसे बड़े हिस्से पर, गंगा का मैदान। ये तो बहुत ही विशाल है ना? बिल्कुल, ये इन मैदानों का सबसे बड़ा प्रादेशिक उपभाग है। अंदाजा लगाइए, करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। 5 लाख? हाँ, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में, पर इसका कुछ हिस्सा हरियाणा, दिल्ली और झारखंड तक भी फैला हुआ है। पश्चिम में ये घग्घर नदी से शुरू होकर पूर्व में तीस्ता नदी तक चला जाता है। इसके बनने में क्या खास बात है? सिर्फ गंगा का जलोढ़? गंगा और उसकी अनगिनत सहायक नदियां, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, रामगंगा, कितनी सारी हैं। उन सब के लाए जलोढ़ से तो बना ही है, साथ ही यहाँ जमीन के नीचे धंसने की प्रक्रिया, मतलब सब्सिडेंस, उसका भी बड़ा रोल रहा है। अच्छा, ढलान किधर है यहाँ? यहाँ ढलान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ है, मतलब बंगाल की खाड़ी की ओर। बारिश का पैटर्न भी दिलचस्प है। जैसे जैसे आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं, बारिश बढ़ती जाती है। पश्चिम में करीब 100 सेंटीमीटर, तो पूर्व में 150 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा। और इसका महत्व तो शायद सबसे ज्यादा होगा, फसलें, शहर, लोग। हाँ बिल्कुल, ये इलाका गेहूं, चावल, गन्ना, जूट जैसी ढेरों फसलों का घर है। यहाँ आपको भूड़, रेतीले टीले, बील, दलदली झीलें, ताल, नीची जमीन और नदियों के रास्ते बदलने से बनी गोखुर झीलें, ऑक्सबो लेक्स जैसी कई छोटी छोटी स्थलाकृतियां मिलेंगी। और सांस्कृतिक रूप से तो ये भारत का हृदय स्थल रहा है। भारतीय संस्कृति और कई धर्मों का जन्म और विकास यहीं हुआ। प्रयागराज, बनारस, पटना, दिल्ली जैसे कितने ही प्राचीन और आधुनिक शहर यहीं बसे हैं। अंदाजा है कि देश की करीब 40 से 50% आबादी इसी गंगा के मैदान में रहती है। आधी आबादी? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कोसी जैसी नदियां यहाँ अपना रास्ता बहुत बदलती हैं और भयंकर बाढ़ लाती हैं। कोसी को तो बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो यहाँ जीवन आसान भी नहीं है। लेख गंगा के मैदान को और बारीकी से समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटता है, ऊपरी, मध्य और निचला गंगा मैदान। इनमें क्या मुख्य अंतर है, संक्षेप में बता सकते हैं? हाँ, ये विभाजन मुख्य रूप से ढलान, बारिश और नदियों के पैटर्न पर आधारित है,
जिससे फसलों में भी फर्क आ जाता है। जैसे? ऊपरी गंगा मैदान जो है वो पश्चिमी यूपी का हिस्सा है, दिल्ली से लेकर लगभग प्रयागराज तक। गंगा यमुना दोआब इसी में आता है। यहाँ बारिश थोड़ी कम होती है, 75 से 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ गेहूं, गन्ना, सरसों मुख्य फसलें हैं। शहर जैसे दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ यही हैं। ठीक है। फिर आता है मध्य गंगा मैदान। ये पूर्वी यूपी और ज्यादातर बिहार में फैला है। यहाँ बारिश बढ़ जाती है 100 से 150 सेंटीमीटर। तो चावल मुख्य फसल बन जाती है, हालांकि गेहूं भी होता है। यहाँ नदियां ज्यादा पानी लाती हैं, बाढ़ भी ज्यादा आती है। पटना, बनारस जैसे शहर हैं। ये प्राचीन मगध जैसे साम्राज्यों का गढ़ रहा है। और तीसरा? तीसरा है निचला गंगा मैदान। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल में है। यहाँ बारिश सबसे ज्यादा होती है, 150 से 200 सेंटीमीटर। जूट और चावल यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गंगा डेल्टा है, जिसमें सुंदरबन भी शामिल है। कोलकाता इसी क्षेत्र में है। तो मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए बारिश बढ़ती है, चावल और जूट का महत्व बढ़ता जाता है और डेल्टा का निर्माण होता है। बिल्कुल यही पैटर्न है। चौथा और आखिरी प्रादेशिक भाग है राजस्थान का मैदान। अब ये तो ज्यादातर रेगिस्तानी इलाका है। क्या ये भी तकनीकी रूप से उत्तर भारतीय मैदान का हिस्सा माना जाता है? हाँ, भूगर्भीय रूप से इसे भी इसी बड़े मैदान का एक हिस्सा माना जाता है। हालांकि इसकी बनावट और जलवायु बिल्कुल अलग है। ये अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में भारत-पाकिस्तान सीमा तक फैला है। इसके बनने की कहानी क्या है? माना जाता है कि इसका काफी हिस्सा पहले समुद्र के नीचे था और समुद्र के धीरे धीरे पीछे हटने से ये मैदान बना है। शायद इसीलिए यहाँ डीडवाना, सांभर, लूणकरणसर जैसी खारे पानी की झीलें मिलती हैं। अच्छा, ये वजह है। और यहाँ की नदियाँ और मौसम कैसा है? लूनी यहाँ की मुख्य नदी है, लेकिन वो बेचारी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती, रास्ते में ही रेगिस्तान में खो जाती है। इसे अंतः प्रवाही अपवाह, इनलैंड ड्रेनेज कहते हैं। बारिश तो यहाँ नाम मात्र की होती है, 20-25 सेंटीमीटर सालाना या उससे भी कम। तो खेती कैसे होती है? पारंपरिक रूप से तो यहाँ सिर्फ मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार यही सब उगते थे, जो कम पानी में हो जाते हैं। पर अब इंदिरा गांधी नहर के आने से कुछ इलाकों, खासकर गंगानगर, हनुमानगढ़ में गेहूं, कपास और सरसों भी होने लगा है। यहाँ की जमीनी बनावट रेगिस्तानी होगी? हाँ बिल्कुल, यहाँ आपको रेत के बड़े बड़े टीले मिलेंगे, जिन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। कुछ अर्धचंद्राकार टीले होते हैं, जिन्हें बरखान कहते हैं। और बारिश के बाद बनने वाली छोटी छोटी अस्थायी झीलें होती हैं, जो सूखने पर नमक छोड़ जाती हैं। उन्हें प्लाया कहते हैं। और यहाँ के बारे में दो और खास बातें। एक तो सांभर जैसी झीलों से नमक का उत्पादन होता है, और दूसरा बाड़मेर सांचौर बेसिन में तेल के अच्छे भंडार मिले हैं। मंगला, ऐश्वर्या, भाग्यम जैसे नाम सुने होंगे। अरे हाँ, वो तेल वाले कुएं तो राजस्थान में ही हैं। और ये भी सुना है कि थार रेगिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला रेगिस्तान है। हाँ, ये भी सही है, काफी लोग रहते हैं यहाँ। तो हमने इन मैदानों की बनावट और अलग अलग इलाकों को काफी विस्तार से समझा। अब आखिर में बात करते हैं इनके महत्व की। ये इतने जरूरी क्यों है भारत के लिए? सबसे पहले परिवहन के लिहाज से क्या फायदा है? देखिए, क्योंकि ये मैदान इतने समतल हैं, उबड़ खाबड़ नहीं है, तो यहाँ सड़कें बनाना, रेल लाइनें बिछाना बहुत आसान और सस्ता पड़ता है। हाँ, ये तो है। इसीलिए आप देखेंगे कि देश का सबसे घना रेल और सड़क नेटवर्क इन्हीं मैदानी इलाकों में है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। और जल परिवहन? हाँ, वो भी गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां नावों और छोटे जहाजों के चलने लायक हैं। सरकार ने इनमें राष्ट्रीय जलमार्ग भी घोषित किए हैं। नेशनल वाटरवे 1 गंगा पर प्रयागराज से हल्दिया तक, और नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र पर सादिया से धुबरी तक। तो कनेक्टिविटी के लिए ये इलाका बेजोड़ है। और खेती, इसका तो अंदाजा लगाना आसान है, इतनी उपजाऊ मिट्टी है। बिल्कुल, खेती के लिहाज से तो ये भारत की रीढ़ है। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, पानी के लिए नदियां और नहरों का जाल, और काम करने के लिए समतल जमीन खेती के लिए आदर्श स्थिति है। हाँ। पंजाब, हरियाणा गेहूं के लिए मशहूर हैं, तो उत्तर प्रदेश गन्ने के लिए, बिहार, बंगाल चावल और जूट के लिए। इसीलिए तो इन मैदानों को भारत का अन्न भंडार या ग्रेन बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है। सही कहा। और नहरों ने तो कमाल ही कर दिया है। राजस्थान के सूखे इलाकों में भी आज खेती हो रही है, ये नहरों की ही देन है। पर्यटन के लिहाज से भी क्या ये महत्वपूर्ण है? धार्मिक या ऐतिहासिक स्थल? हाँ, क्यों नहीं।
ये इलाका धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों ही नजरियों से बहुत समृद्ध है। एक तरफ बनारस, प्रयागराज, हरिद्वार, अमृतसर, पटना साहिब जैसे कितने ही बड़े धार्मिक केंद्र हैं, हाँ, तो दूसरी तरफ आगरा का ताजमहल, दिल्ली के किले, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ के इमामबाड़े जैसी अनगिनत ऐतिहासिक धरोहरें भी यही हैं। तो पर्यटन का भी बहुत महत्व है यहाँ। ऊर्जा संसाधनों की बात भी हुई थी, खासकर राजस्थान के तेल क्षेत्रों की। हाँ, परंपरागत ऊर्जा में तो राजस्थान का तेल और गैस महत्वपूर्ण है ही, और क्योंकि ये मैदान समतल हैं, तो गैस पाइपलाइन बछाना भी आसान है, जैसे एचपीजे पाइपलाइन या नई ऊर्जा गंगा पाइपलाइन। और गैर परंपरागत? गैर परंपरागत यानी रिन्यूएबल एनर्जी में भी संभावना है। देखिए, यहाँ खेती बहुत होती है, पशुधन भी बहुत है, खासकर यूपी, बिहार, पंजाब में तो खेती के कचरे और गोबर से बायोगैस और बायोमास ऊर्जा बनाने की काफी गुंजाइश है। और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से इनका क्या महत्व है? आपने शुरू में सभ्यता का पालना कहा था, जी उससे थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, देखिए, ये मैदान भारत के कुल क्षेत्रफल का करीब 1/3 ही है, लेकिन यहाँ देश की लगभग आधी आबादी रहती है। सोचिए, कितना घना बसा हुआ इलाका है ये। सच में, ये आंकड़ा हैरान करने वाला है। और हजारों सालों से ये विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के मिलन का केंद्र रहा है। हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक संस्कृति फली फूली, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, इन सब का उदय और विकास इसी मैदानी इलाके की गोद में हुआ। बड़े बड़े साम्राज्य यहीं बने और मिटे, इसीलिए इसे सभ्यताओं का पालना, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशंस कहना बिल्कुल सही है। और क्या इसी वजह से, मतलब अच्छी कनेक्टिविटी, संसाधन और इतनी आबादी की वजह से यहाँ इतने शहर और उद्योग बसे हैं? निश्चित रूप से इन सभी कारणों ने मिलकर यहाँ शहरों और उद्योगों के विकास के लिए एक बहुत ही अनुकूल माहौल बनाया है। समतल जमीन, पानी की उपलब्धता, कच्चा माल, मजदूर और तैयार माल बेचने के लिए बड़ा बाजार, सब कुछ यहाँ मौजूद है। हाँ, इसीलिए आप देखिए, कानपुर, लुधियाना, फरीदाबाद, कोलकाता, हावड़ा जैसे पुराने औद्योगिक शहर हों या फिर गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद जैसे नए कॉरपोरेट हब, सब इसी मैदानी इलाके में तेजी से बढ़े हैं।